हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये हमारा मिसलेनियस का टेस्ट नंबर 2 है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के विधि व्यवसाय से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है आर्टिकल 22, ऑप्शन बी है आर्टिकल 49, ऑप्शन सी है हमारा आर्टिकल 54, ऑप्शन डी है हमारा आर्टिकल 21। फिर से सुन लीजिए। ऑप्शन ए है हमारा आर्टिकल 22, ऑप्शन बी है हमारा आर्टिकल 49, ऑप्शन सी है हमारा आर्टिकल 54, ऑप्शन डी है हमारा आर्टिकल 21। तो दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 22। ठीक है, हमारा जो आंसर रहेगा इसका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, संरक्षण। ठीक है, ये हमारा इसका ऑप्शन आंसर रहेगा आर्टिकल 22। चलिए आगे के ये जो आर्टिकल्स हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 हमारा कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ये आता है हमारे आर्टिकल 49 के अंडर में। चलिए आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये आता है हमारा आर्टिकल 54 के अंडर। ठीक है, आ जाते हैं अब ऑप्शन डी पे, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों, ये हमारा आता है आर्टिकल 21, ऑप्शन डी। ये कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर था वो था हमारा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा? इसका आंसर था आर्टिकल 22। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को केंद्र सरकार द्वारा किसके अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है? भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को केंद्र सरकार द्वारा किसके अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। ऑप्शन बी है हमारा 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। ऑप्शन सी है हमारा 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। ऑप्शन डी हमारा 2004 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004। फिर से सुन लीजिए। ऑप्शन ए है हमारा 1992
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। ऑप्शन बी है हमारा 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। ऑप्शन सी हमारा 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। ऑप्शन डी हमारा 2004 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के केंद्र सरकार द्वारा किसके अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है? तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटने के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटने के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ऑप्शन बी है हमारा पर्यावरण न्यायाधिकरण। ऑप्शन सी है हमारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन डी है हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ए हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ऑप्शन बी हमारा पर्यावरण न्यायाधिकरण। ऑप्शन सी हमारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन डी है हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ऑप्शन ए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटने के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो वो है हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय प्राधिकरण एनजीटी। इसकी स्थापना कब हुई थी वैसे? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। एनजीटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करता है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करता है? ऑप्शन ए है हमारा राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड। ऑप्शन बी है हमारा कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली। ऑप्शन सी है हमारा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। फिर से सुन लीजिए, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारा कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली। ऑप्शन सी है हमारा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका आंसर है हमारा राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, ऑप्शन ए। यानी कि स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का स्वामी है? निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का स्वामी है? ऑप्शन ए है हमारा स्नैपचैट। ऑप्शन बी है हमारा वीचैट। ऑप्शन सी है हमारा ट्विटर। ऑप्शन डी है हमारा मेटा। निम्नलिखित में से सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का स्वामी है? ऑप्शन ए है स्नैपचैट। ऑप्शन बी है वीचैट। ऑप्शन सी है ट्विटर। ऑप्शन डी है मेटा। इसका आंसर है
ऑप्शन डी मेटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है हमारा ए पहला, ऑप्शन है हमारा बी तीसरा, ऑप्शन सी है हमारा पांचवा, ऑप्शन डी है हमारा 10वां। फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ए है हमारा पहला, ऑप्शन बी है हमारा तीसरा, ऑप्शन सी है हमारा पांचवा, ऑप्शन डी है हमारा 10वां। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए पहला। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है पहला। भारत जूट का लगभग 60% उत्पादन करता है। ठीक है, 60% जूट भारत में पैदा होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 7 यानी कि 7। चलिए, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी है हमारा साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है हमारा क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी है हमारा मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी है हमारा साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है हमारा क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी है हमारा मार्ले मिंटो सुधार। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन सा रोग लिवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? निम्न में से कौन सा रोग लिवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है हमारा हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी, ऑप्शन बी है हमारा रतौंधी, ऑप्शन सी है हमारा इन्फ्लुएंजा श्लेष्मिक ज्वर, ऑप्शन डी है हमारा सूखा रोग। निम्न में से कौन सा रोग लिवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है हमारा हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी, ऑप्शन बी है हमारा रतौंधी, ऑप्शन सी है हमारा इन्फ्लुएंजा श्लेष्मिक ज्वर, ऑप्शन डी है हमारा सूखा रोग। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी। ठीक है, यकृत शोथ बी। इसका जो ऑप्शन बी है हमारा, इसके बारे में भी बता दूं, रतौंधी ये जो होती है ये आँखों की बीमारी होती है, आँखों से संबंधित बीमारी। ठीक है, ये होती है हमारी विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। जैसे कि विटामिन ए पाया जाता है हमारा मछली का तेल हो गया, है ना, डेयरी उत्पाद हो गए, ये हमारे विटामिन ए के दायरे में आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंजा श्लेष्मिक ज्वर की। ये जो इन्फ्लुएंजा एक श्लेष्मिक ज्वर जो है ये श्वसन तंत्र का एक संक्रामक रोग है, मतलब संक्रामक रोग है श्वसन तंत्र का। ठीक है, जिसमें आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, आपको हल्का बुखार भी हो गया, ये आते हैं हमारे इन्फ्लुएंजा श्लेष्मिक ज्वर के अंतर्गत। ठीक है, यदि इससे कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है और वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आता है, जैसे कि किसी को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, और वो किसी के संपर्क में आता है, तो ये वायरस फैलने की संभावना रहती है अगले व्यक्ति को।
ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन डी, सूखा रोग। सूखा रोग जो है, जिसको हम कहते हैं रिकेट्स, रिकेट्स भी कहते हैं इसको, सूखा रोग को, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और ये हड्डियों की बीमारी होती है, एक तरीके से हड्डियों से संबंधित बीमारी, हड्डियों से संबंधित बीमारी, जो कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर था वो था हेपेटाइटिस बी। ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9। निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है हमारा भारत के राष्ट्रपति, इसका ऑप्शन बी है हमारा लोकसभा अध्यक्ष, इसका ऑप्शन सी हमारा भारतीय संसद, इसका ऑप्शन डी हमारा भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी हमारा भारतीय संसद, ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है हमारा राजीव गांधी, ऑप्शन डी है हमारा मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है हमारा इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हमारा राजीव गांधी, ऑप्शन डी है हमारा मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है? मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी है हमारा डेमोग्राफी, ऑप्शन सी है हमारा ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन डी है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ए है हमारा सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी है हमारा डेमोग्राफी, ऑप्शन सी हमारा ऑन्कोलॉजी और ऑप्शन डी हमारा एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों इसका हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डेमोग्राफी। ठीक है, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बाकी औरों के बारे में भी मैं आपको बता दूं। सोशियोलॉजी,
सोशियोलॉजी जो होता है वो समाजशास्त्र से संबंधित होता है, समाज शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। और जो ऑन्कोलॉजी होता है हमारा, ये कैंसर विज्ञान है, ये कैंसर से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। और जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी है, ये है हमारा मानव शास्त्र, ये है हमारा मानव शास्त्र, जिसको हम नृ विज्ञान भी बोलते हैं, नृ विज्ञान, ठीक है। ये हमारा समाजशास्त्र, समाजशास्त्र। ऑन्कोलॉजी हमारा कैंसर से संबंधित, कैंसर विज्ञान, मतलब कैंसर विज्ञान, हाँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इसका जो आंसर था दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेमोग्राफी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 12। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है हमारा 3, ऑप्शन सी है हमारा 4, ऑप्शन डी है हमारा 5। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए है हमारा भाग 2, ऑप्शन बी है हमारा भाग 3, ऑप्शन सी है हमारा भाग 4, ऑप्शन डी है हमारा भाग 5। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, भाग 2। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। चलिए बाकियों के बारे में भी मैं आपको बता दूं। जो भाग 3 है वो है हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है। और जो भाग 4 है हमारा, वो है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है हमारा भाग 5, ये है हमारा संघ सरकार से, संघ सरकार से संबंधित, ठीक है। चलिए दोस्तों जो इसका हमारा आंसर था वो था भाग 2, ठीक है, भाग 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रथम वित्त आयोग का गठन, प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 1950, ऑप्शन बी है हमारा 1951, ऑप्शन सी है हमारा 1952, ऑप्शन डी है हमारा 1953। फिर से सुन लीजिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 1950, ऑप्शन बी है हमारा 1951, ऑप्शन सी है हमारा 1952, ऑप्शन डी है हमारा 1953। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 1951। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1951 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 14। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए है हमारा राज्य के महाधिवक्ता, ऑप्शन बी है हमारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है हमारा राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है हमारा राज्य के मुख्य सचिव, और ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से
किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए है हमारा राज्य के महाधिवक्ता, ऑप्शन बी है हमारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी हमारा राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी हमारा राज्य के मुख्य सचिव, ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, राज्य के महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, GNR, जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 15। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? दोस्तों ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, AB वाजपेयी, ऑप्शन बी है हमारा राजीव गांधी, ऑप्शन सी है हमारा नरसिम्हा राव सिंह, ऑप्शन यहाँ पर राव होना चाहिए था, ये बाय मिस्टेक सिंह हो गया है, नरसिम्हा राव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, राव कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनके लिए उत्तरदायी हैं, वो हैं ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नरसिम्हा राव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 16। 16 प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन है इसके भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हमारा भारतीय संसद, ऑप्शन सी है हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन डी हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए हमारा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हमारा भारतीय संसद, ऑप्शन सी है केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन डी हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, भारतीय संसद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 17। बौद्ध धर्म के तहत पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्वों के प्रसिद्ध चित्र में पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म के तहत पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्वों के प्रसिद्ध चित्र में पाए जाते हैं। प्रसिद्ध जो चित्र हैं वो पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है हमारा अजंता, ऑप्शन बी है हमारा एलोरा, ऑप्शन सी है हमारा बाग, ऑप्शन डी हमारा बादामी। फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ए है हमारा अजंता, ऑप्शन बी हमारा एलोरा, ऑप्शन सी हमारा बाग, ऑप्शन डी हमारा बादामी। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अजंता।
बौद्ध धर्म के तहत पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्वों के प्रसिद्ध चित्र में पाए जाते हैं अजंता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 18। हजारा एक जाति समूह है जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में केंद्रित है। हजारा एक जाति समूह है जो मुख्य रूप से इस पहाड़ी क्षेत्र में केंद्रित है। इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी है हमारा कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है हमारा इराक, ऑप्शन डी है हमारा अफगानिस्तान, ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ए हमारा यूक्रेन, ऑप्शन बी है हमारा कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है हमारा इराक, ऑप्शन डी है हमारा अफगानिस्तान, ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। ये जो हजारा जाति समूह है ये मुख्य रूप से इस पहाड़ी क्षेत्र में केंद्रित है, अफगानिस्तान में। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 19। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा सबसे पश्चिम में है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा सबसे पश्चिमी में है, पश्चिम में? ऑप्शन ए है हमारा बुमला, ऑप्शन बी है हमारा जेलेपला, ऑप्शन सी है हमारा नाथुला, ऑप्शन डी है हमारा बोमडीला, ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ए है हमारा बुमला, ऑप्शन बी है हमारा जेलेपला, ऑप्शन सी है हमारा नाथुला और ऑप्शन डी है हमारा बोमडीला और ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, नाथुला। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा सबसे पश्चिम में है? नाथुला इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या जो हमारी है ये 20 है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं ये भी। राष्ट्रीय जलवायु संवेदनशीलता आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? राष्ट्रीय जलवायु संवेदनशीलता आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है हमारा गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है हमारा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी हमारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी हमारा नीति आयोग, ऑप्शन ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ए हमारा गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी हमारा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी हमारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी हमारा नीति आयोग और ऑप्शन ई हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय जलवायु संवेदनशीलता आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आज की हमारी प्रश्न संख्या यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, जो हम टेस्ट करा रहे हैं मिसलेनियस का, वो आपको कैसा लग रहा है। प्लीज़ मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।